हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम्स। जितने थ्योरम्स है उससे रिलेटेड आईटीआई के बेस पे हम पढ़ेंगे। उसको ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे। आईटीआई जो एएलपी का एग्ज़ाम है, एमपी बिजली बोर्ड की एग्ज़ाम है, और भी जितने भी आईटीआई से रिलेटेड एग्ज़ाम रहेगी उसमें ये काम में आएगा। क्योंकि बेसिक फंडामेंटल सेम रहता है, ये चेंजेस नहीं होता। अलग अलग एग्जामों के लिए सेम ही रहेगा ये। ठीक है। तो आइए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं पिछले वीडियो केसीएल, ओम्स लॉ, केवीएल के बारे में हमने पढ़ लिया था, और रेजिस्टेंस इक्वेशन के बारे में देखे थे हम लोगों ने। तो आप उसको भी देख सकते हैं वीडियो। और डायरेक्टली अगर इस वीडियो पे आप आए तो उस वीडियो पे आप जाकर देखें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा ताकि आपको बेटर समझ में आए कि बेसिक जो जानकारी है वो आप लोग को वहां पे भी मिलेगी सीखने को। ठीक है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम होती क्या है। इस थ्योरम में क्या है कि एक नेटवर्क जो रहेगा उसको हम लोड से जितने हमारे सोर्स है उसको अलग करेंगे। इससे हमारे को क्या है कि जितने भी नेटवर्क रहेंगे उसको हम जितने मुश्किल रहेगा उसको साधारण नेटवर्क में हम उसको बदल लेते हैं। जैसे कि हमारा ये लोड रेजिस्टेंस है, और हमारे पास टोटल थेवेनिन वोल्टेज ये हमारे पास रहेगा। ये वोल्टेज होगा हमारे पास, और ये थेवेनिन रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा। ठीक है। इनका फुल फॉर्म देख सकते हैं, वीटीएच थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज आ जाएगा। जितना वोल्टेज है ओपन सर्किट वोल्टेज लेंगे हम। ठीक है। एंड सेकेंडरी आरटीएच थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है ये। और लोड के लिए जैसे ये वाला रेजिस्टेंस और ये हमारे पास सीरीज में है तो लोड करंट हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है। वोल्टेज बटे हम तो दोनों का रेजिस्टेंस करा तो ये हमारे पास करंट आ जाएगी। ठीक है। ये करंट आएगी हमारे पास। अब हम इसको देखेंगे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको किस तरह से हल करेंगे उसको देखते हैं। थेवेनिन सर्किट के रूप में हम बदलेंगे उसको। तो हमारे पास सबसे पहले हम वीटीएच कैसे निकालेंगे। वीटीएच निकालना है यहाँ पे। ठीक है। तो लोड को हम पहले हटा देंगे, ये वाला लोड हम इसको हटा देंगे। ठीक है। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, लोड टर्मिनल पर हम वोल्टेज वीटीएस मान लेंगे। जैसे कि ये माना हमने वीटीएस मान लिया, और यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है उसको हम पहले निकालेंगे। तो इसमें केवीएल का यूज करा अपन ने। सबसे पहले केवीएल के में से किसी एक विधि का यूज करेंगे, तो हम केवीएल का यूज करते हैं। और प्लस से जा रहा है तो ये क्या है, इंटर तो माइनस से कर रहा, माइनस वीटीएस। यहाँ पे तो करंट नहीं जाएगी क्योंकि इसको हमने ओपन कर दिया, तो यहाँ जीरो रहेगा, तो ये जीरो हमारे पास रहा। ठीक है। आई आर ये हो गया हमारे पास, जो करंट इधर से आ रही आई और आर। ठीक है। तो वीटीएच बराबर जितने यहाँ पे रजिस्टेंस वोल्टेज रहेगा वो हमारे पास रहेगा। ठीक है। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे हम, और करंट को, अगर आरटीएच निकालना है तो आरटीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज रहेगा उसको शॉर्ट कर देंगे इस तरह से, ऐसा। और करंट सोर्स रहता ना तो इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो ये हमारे पास पैरेलल में रहेगा। इतना रेजिस्टेंस ये पैरेलल में आएगा। ठीक है। R1 एंड R2 इसको हमने इस तरह से पैरेलल में निकाला। फिर उसके बाद ये हमारे पास सीरीज में आ जाएगा, ये वाला डायग्राम हमारा बनेगा। ठीक है। ये बनने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आरटीएच निकल के आ जाएगा ये। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, दो प्रकार से तो हमने ये देख लिए है कि भाई हमने वोल्टेज को कैसे निकाले, जो थेवेनिन वोल्टेज है वो, और थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो हमें देखना। ठीक है। तो ये बेसिक हमने देखा इसको। और एक ये न्यूमेरिकल है, इसी से बेस पे हम तो इसको कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन करा, इसको यहाँ से ओपन कर देंगे, और यहाँ पे वीटीएस माना। अब जैसे यहाँ तो करंट नहीं जाएगी तो हम क्या करेंगे, वीटीएच माइनस ये हमारा करा, और 5 यहाँ से करंट जाएगी तो 5 5 आई। अब यहाँ पे करंट हमें सबसे पहले निकालना रहेगा, तो ये वीटीएच हमारे पास आ जाएगा 5 आई। ठीक है। करंट हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले करंट निकालने के लिए हम प्रोसेस देखेंगे कि हम ये ओपन हो गया है, तो यहाँ पे करंट इस तरह से ये आएगी, तो ये हमारा रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं रहा, यहाँ पे रहा है। तो ये 5 और ये 5 सीरीज में हो जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 200/10 करेंगे तो ये 0 20 एम्पियर हमारा आ गया। अब 20 एम्पियर अगर हम इसका मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100। कितना वोल्ट आ रहा है, 100 वोल्ट हमारे पास आ रहा है। यहाँ से तो 200 वोल्ट हम सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोड को हमारे पास निकल रहा थेवेनिन वोल्टेज 100 निकल रहा है। ठीक है। अब इसी का हम
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी निकाल सकते हैं। अगर हम निकालेंगे तो ये देखो, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाला है हमने। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ओपन करा हमने, तो ये पैरेलल में है, इसको पैरेलल में क्या होगा, 2.5 हो जाएगा, क्योंकि सेम है दोनों, तो ये हाफ हो जाएगी। हाफ होने के बाद हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस बनेगा और एक ये रेजिस्टेंस, जो कि सीरीज में रहेगा। अब इसको और इसको हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास किसके अकॉर्डिंग करेंगे, आर इक्वलेंट बराबर हमारे पास हो जाएगा R1 प्लस R2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2.5 प्लस 7.5 करेंगे हम इसको, तो यह हो जाएगा हमारे पास 10 ओम हो जाएगा। कितना हुआ, 10 ओम हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कि हम इसका लोड करंट निकाल सकते हैं इसके द्वारा। अब लोड करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वोल्टेज हमारा पास कितना था, 100 था, और 10, तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और लोड रेजिस्टेंस हमारे पास 10 है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। 5 2 5 5 एम्पियर है ना, ये आ गया। अब थेवेनिन इक्वेशन हमारी खत्म हो गई। अब हम देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये आपके पास डायग्राम बना है, इसमें थ्योरी भी लिखी है। मैं इसको केवल एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हम कम समय में अधिक टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो नेटवर्क किस स्थिति में लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा, किस स्थिति में करेगा ये देखना है हमें। और नेटवर्क लोड पर कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, और मैक्सिमम पावर ट्रांजिएंट होने में कितनी दक्षता होगी, ठीक है, ये देखना है हमें। तो अब देखते हैं हम आई एल। आई एल बराबर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम प्लस करेंगे, थेवेनिन वोल्टेज, एंड जो लोड का रहेगा उसको हम प्लस करा, और वोल्टेज हमारा टोटल, सॉरी, ये वोल्टेज आ गया, तो ये हमारे पास लोड करंट ये आ जाएगी, ये वाली लोड करंट आएगी, ठीक है। अब लोड करंट हमारे पास ये है, और पावर होती है I²RL। यहाँ पे जो लोड पावर रहेगी वो I²RL होगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली इतनी होगी। तब यहाँ पर करंट का मान अगर हम मान रखते हैं, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर में। लेकिन इसको क्या करा इसने, स्क्वायर कर दिया दोनों इधर के साइड में, तो इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा इसका, और 2 RTH और RL हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हमारे पास हुआ और इसका मान हमने रखा, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पे डिटरमाइन में हर को क्या करा है, RL से भाग दे दिया इसको, हर में। तो RL से इसमें भाग देंगे तो ये हमारे पास सेम इसमें आया, लेकिन इसमें जब ये स्क्वायर में थे तो ये RL से भाग दिया तो ये एक कट जाएगा, इसमें भी RL से भाग देंगे तो एक ये RL कट जाएगा, तो ये हमारे पास आता है इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारे पास दोनों आया, डिटर्मिनेशन ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी जब डिटर्मिनेशन न्यूनतम होगा हमारा। हर कैसा होना चाहिए, जब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, न्यूनतम होगा, जितना कम होगा उतना हमारे पास यहाँ पावर ट्रांसफर होगी। तो इसका हमें क्या करना है, जीरो करना है, ठीक है। डिटर्मिनेशन को जीरो करा तो हमारे पास क्या आगा, जब ये जीरो होगा, जब ये हमारे पास दोनों ये बराबर हो, ठीक है, RTH और RL बराबर होने की कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, ठीक है। इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, तो इसमें RTH बराबर में रहेगा RL, और पावर जो रहेगी हमारी पावर VTH² बटे 4 RTH, ठीक है। VTH बटे 4 RL भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांजिएंट। अब मैक्सिमम पावर ट्रांजिएंट क्या होता है, कि होने की स्थिति में 50% इसकी दक्षता आती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन में एफिशिएंसी कितनी होगी।
तो 100% रहेगी, ठीक है। और मैक्सिमम पावर के कंडीशन में रेजिस्टेंस से पूछेगा तो लोड का रेजिस्टेंस इंटरनल जो रेजिस्टेंस रहेगा उसके इक्वल में रहेगा, ठीक है। लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होने पर लोड की मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, ठीक। ये अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। ये परिवर्तित लोड है, इसको हमने सबसे पहले क्या करा, आर इक्वलेंट निकालने के लिए हम इसको हटाया लोड का। और ये क्या है, करंट सोर्स है, तो ये ओपन हो जाएगा, करंट सोर्स को ओपन करेंगे और वोल्टेज सोर्स रहेगा उसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ओपन हुआ तो यहाँ से तो कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये हमारे भी इक्विवेलेंट में ये आ जाएगा दो। तो दो और दो कितना हो जाएगा, चार। आरटीएस में कितना है हमारे पास, 4 ओम आ गया, ठीक है। नेटवर्क का मैक्सिमम पावर ट्रांजिएंट लोड प्रतिरोध बताइए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो गया, हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। नॉर्टन करंट होती है तो नॉर्टन करंट कैसी रहती है, शॉर्ट सर्किट करते हैं उसमें नॉर्टन करंट में, तो नॉर्टन करंट आते हैं शॉर्ट सर्किट आएगी, ठीक है। और नॉर्टन प्रमेय खालिस्तान के लिए सत्य होता है, तो ये किसके लिए सत्य होता है, लीनियर के लिए ये यूज किया जाता है नॉर्टन, किसके लिए, लीनियर सर्किट के लिए यूज किया जाता है। निम्न में से किसे नॉर्टन प्रमेय के दोहरे के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में नॉर्टन प्रमेय के दोहरे इंडक्टर रूप में जाना जाता है, तो ये थेवेनिन प्रमेय को जाना जाता है। सुपरपोजिशन प्रमेय खालिस्तान के लिए कार्य नहीं करती, तो किसके लिए काम नहीं करती है, तो ये शक्ति में मेजर करने के लिए काम नहीं करेगी। करंट वोल्टेज के लिए तो काम करेगी, करंट वोल्टेज के लिए, लेकिन शक्ति के लिए नहीं। निम्नलिखित सर्किट के लिए नार्टन समतुल्य ज्ञात करें, नार्टन में ज्ञात करना है इससे हमें, ठीक है। तो नार्टन के लिए क्या करेंगे, एक टाइम पे एक का हम इसमें यूज करेंगे, देखो नार्टन में क्या कर रहे हैं कि 40 ओम के लोड प्रतिरोध को हटाकर ए बी टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, इसको हटा दिया अपन ने, और ए बी को हमने क्या करा, शॉर्ट हो गया ये शॉर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ से करंट आई निकालेंगे तो हमारे पास 10/10 आ गया, तो 1 एम्पियर आया, यहाँ से यहाँ हमारे पास आएगा, तो ये हमारे पास 1 एम्पियर आया, ठीक है। दो, तो हमने क्या करा, 1 + 1 यानी कि 2 एम्पियर हमारे पास यहाँ पे बह रही नार्टन करेंट, तो इसको हम इस तरह से इसको कर दिए, ठीक है। फॉर 40 को ओपन सर्किट कर दिया जाए तो ये 10 और 20 वोल्ट के शॉर्ट सर्किट कर दे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन वो निकालेंगे हम, समांतर में प्रतिरोध को निकाल लेंगे। कैसा है, ये समांतर में आ रहा है तो इसका हम प्रतिरोध को निकालें, तो ये हमारे पास प्रतिरोध आ जाएगा। नॉर्टन्स थर्मल थ्योरम की सहायता से 10 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हमें, धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो धारा का मान ज्ञात करना है हमें, तो इसमें क्या रहेगा, 40 वोल्ट और ये 10 ओम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे धारा का मान निकालेंगे हम, तो इसको हमें मानना पड़ेगा कि हमें धारा कहाँ पे कहाँ जा रही, ठीक है। तो I1 हमने माना ये यहाँ से I1, V2 माना हमने, I2 माना हमने ये, और ये हमने मान लिया I3, ठीक है। तो ये हम इसको निकालेंगे, ये जैसे ये माना इसने यहाँ पे, तो यहाँ से हम करंट देखे, देखो तो ये क्या है, माइनस से एंटर कर रही है नहीं, तो 40 माइनस हमारे पास 10 आया बटे 4, और यहाँ पर भी हमने ये v माना, तो इसको v/8 और v/10 कर लिया हमने ये, ठीक है। सबसे पहले इसका एलसीएम लो, तो हमारे पास 8 8 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, तो 4 बार 4 हो जाएगा, 4v+1 होगा, तो ये 5 आ गया, ठीक है। 5 आने के बाद हमारे पास क्या करेंगे, इससे हम इसको काट सकते हैं, तो 2 बार में काटा, 2 का गुना इसमें करेंगे, तो 48 और ये 4 ये आ जाएगा हमारे पास, इधर इसको ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,
माइनस का है तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो 5 और 2 कितना, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 वोल्ट, जो कि 96 ओम में, 96 आएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें निकालना रहेगा, नॉर्टन करंट निकालना रहेगा, तो 96/7, 7 करेंगे गुणित 2, तो ये हमारे पास ये करंट आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको करंट को भी निकाल सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बट आप इजीली निकाल पाओगे, ज्यादा कुछ नहीं, एक दो बार रिवीजन करोगे तो इसमें करंट डिवीजन रूल से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, निम्न परिपथ को वोल्टेज ड्रॉप तथा धारा का मान ज्ञात करना है। वोल्टेज ड्रॉप और धारा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो वोल्टेज ड्रॉप और धारा का मान हमें यहाँ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक को ओपन करा, तो ये ओपन करा तो ये करंट रहेगी, तो ये 4 एम्पियर जाएगी हमारी। सेकेंड इसको ओपन करेंगे हम, तो ये हमारे पास 7 एम्पियर जाएगी। ठीक है, दोनों मिलाकर हमारे पास कितनी करंट हो गए, यहाँ पे इधर से दोनों आई तो ये हमारे पास दोनों मिल जाएगी, तो ये आ जाएगी 11 एम्पियर। 11 एम्पियर और वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमारे पास ये 55 वोल्ट है। इसको सुपरपोजिशन प्रमेय के प्रयोग से लोड प्रतिरोध के में करंट की गणना करना है। किसके, करंट की गणना करना है हमें। तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई, ये 4 मिली एम्पियर, और ये क्या है, 1 किलो ओम। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं। इसको देखो, एक एक टाइम पे एक रेजिस्टेंस को हमने करा सबसे पहले, तो ये कितना है हमारे पास, ये वाला रेजिस्टेंस है, और ये 1 किलो ओम में है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसका करंट हम निकाल सकते हैं इसका। फिर इसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे हम, और फिर इसका करंट निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम, किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले ये पैरेलल में रहेगा, इसका सॉल्यूशन करो, पैरेलल में रहेगा ये ये वाला इतना। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ऐड हो जाएगा ये, तो ये हमारे पास आएगा, तो ये निकल के आएगा हमारे पास। ठीक है, दो करंट आ गए हम और दोनों को ऐड कर देंगे इसमें। निम्नलिखित परिपथ में धारा और प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। धारा और प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप हमें ज्ञात करना है, धारा और प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक का यूज करते हैं, तो करंट पहले हमारे आ जाएगी इसके द्वारा, तो 5/1000 करेंगे तो 5 मिली एम्पियर आएगी। उसी प्रकार यहाँ तो 3 मिली एम्पियर आएगी। ठीक है, 2 एम्पियर हमारी करंट आ गए, दोनों को हम क्या करेंगे, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो गई। पहले 5 में से 3 को माइनस कर ले तो 2 आ जाएगी हमारे, कितने आ रही, 2 आ रही यहाँ पे। तो देखो ये हमारे पास 2 एम्पियर आ गई। अब वोल्टेज भी हमारे पास अलग अलग रहेगा, तो 5 वोल्ट है -3, तो ये भी हमारे पास 2 वोल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में 5 ओम, 5 ओम ये है हमारे पास, हमें प्रति में कुल धारा ज्ञात करना है। तो ये धारा यहाँ से जाएगी और ये धारा इधर आ रही है, कितने आ रही है, 4, इधर 7 जा रही है, 4 इधर आ रही है, तो ये एक अलग अलग कंडीशन में चलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी कि भाई 4 इधर से होकर, ये इधर से होकर इधर जाएगी, और ये इधर से होकर इधर आएगी। तो मान लो हमारे पास इनकमिंग करंट प्लस में रहेगी, तो ये हमारे पास 3 एम्पियर प्लस में आ जाएगी। कितना, 3 एम्पियर आ रही। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने पढ़ा है अभी तक, उससे रिलेटेड पॉइंट्स रहेगा। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वोल्टेज रहता है, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप हमारा रहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट रहता है। ठीक है,
V बराबर आई आर होता है। कंडीशंस, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, क्या रहेगा, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट रहेगा, और रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट रहेगा। ये कंडीशन है उसकी। ओम का नियम के लिए वोल्टेज और करंट के बीच में लीनियर ग्राफ बनता है। वोल्टेज और करंट के बीच में, जो वोल्टेज ये है हमारा और करंट ये है, ठीक है, इसके बीच में जो ग्राफ रहता है एक लीनियर बनेगा, ये लीनियर रेजिस्टेंस से इसमें कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और किरचॉफ का नियम क्या, एट एनी लोड या जंक्शन द अलजेब्रिक सम ऑफ द इनकमिंग करंट एंड इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, दोनों क्या रहेगी, आने वाली करंट और जाने वाली करंट का योग जीरो हो जाएगा। केवीएल की अगर हम बात करेंगे, एट एनी लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ और प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा प्लस साइन के साथ लिखें, और पॉजिटिव एलिमेंट्स आर प्रतिरोध और एल प्रेरकत्व एंड धारिता ये रहेंगे। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध आपस में जुड़ते हैं तो धारा कुछ अलग अलग क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, तो उससे नोड कहते हैं हम। ठीक है, करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है और उसको हम ज्यादा रहते हैं। आइडियल करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध अनंत रहता है, प्रैक्टिकल कंडीशन में मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, एंड वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा वो सीरीज में रहता है, और आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इसका जीरो रहेगा। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम किसी भी मुश्किल नेटवर्क को हल करके एक साधारण नेटवर्क में बदला जाता है। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम आई एल लोड करंट, ये हमारे पास होता फार्मूला ये है, इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रेंजेंट होने की स्थिति में दक्षता 50% होती है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रेंजेंट आरटीएस बराबर आर एल। ठीक है, तो पी एल बराबर होता है वी टी एच स्क्वायर फॉर आर एल होता है। अब देखो, मैं ये सेफ्टी वाला चैप्टर नेक्स्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी वाला नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, लेकिन इससे बेसिक हमारा जो है उसको हम पहले करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसको छोड़कर, यहां से करते हैं हम। यहाँ पे हम देखेंगे यूनिट्स एंड डेफिनेशन क्या क्या है उनके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब पदार्थ होता क्या है उसको देखेंगे, पदार्थ क्या है। ठीक है, जो वस्तु स्थान घेरती है और उसका अनुभव हम कर सकते हैं, उसको हम पदार्थ कहेंगे। ठीक है, कोई ना कोई, जैसे एक मटेरियल ये हो गया, ये स्थान घेर रहा है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं, तो ये हमारे पास रहेगा, पदार्थ कहलाता है। अब वेट होता क्या है, वेट जिस वजह से किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है, उसे हम वेट कहते हैं। ठीक है, वेट मतलब एम जी। एम क्या है, मास, और हमारा ए जी है ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, और बल रहेगा हमारे पास एफ बराबर हमारे पास हो जाएगा एम ए। ठीक है, जी का मान हमेशा लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, द्रव्यमान क्या है, किसी भी वस्तु का ये गुण होता है जो अपनी अवस्था में करने का विरोध करेगा, ये मास रहेगा। ठीक है, ये अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध करेगा ये। ठीक है, और स्पीड, किसी भी वस्तु की गति की दर को स्पीड कहते हैं। किसी भी वस्तु की गति की दर को क्या बोलेंगे, स्पीड कहते हैं। स्पीड क्या होगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बदते टाइम होगा। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस बदते टाइम होगा। यह एक अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, निश्चित दिशा में जो गति कर होती है, गति को वेग कहते हैं, अथवा गति परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। जो गति परिवर्तन होती है एक किसी निश्चित दिशा में, उसको हम वेग बोलेंगे। ये एक सदिश राशि में आती है, हमारे पास स्पीड अदिश राशि में आती है। ठीक है, इसमें दिशा नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या है, दिशा है, सदिश में आ रही है। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू में क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम करेंगे। डिस्प्लेस बट
डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम करा हमने, तो ये वेलोसिटी की यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सीलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है एक्सीलरेशन, जिसे त्वरण बोलेंगे हिंदी में। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। किसके परिवर्तन की दर को? वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है। क्या है? मीटर पर सेकेंड। फोर्स क्या आता है? किसी वस्तु को स्थिति बदलने के लिए जो भी साधन चाहिए उसे हम बल कहेंगे। ठीक है, किसका? किसी वस्तु को या किसी दीवार को या इस पेन को उठाने के लिए भी हमें साधन चाहिए, तो बल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ एम ए द्रव्यमान गुणित एक्सीलरेशन ए, तो इसको फोर्स बोलेंगे। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। क्या रहेगी? न्यूटन। मोमेंटम क्या है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेग। संवेग कहा जाएगा। एम बराबर क्या होगा? एम वी के जी एम बटे सेकेंड। अब देखो, अब हम देखेंगे एफ पी एस सिस्टम क्या है। एफ पी एस सिस्टम, फुट ये दूरी होता है, फुट एंड पी पाउंड जो कि वजन होता है पाउंड में, और एस सेकेंड में जो टाइम रहेगा। ठीक है, यह एक ब्रिटिश सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम है ये? ब्रिटिश सिस्टम होता है। फुट पाउंड और सेकेंड ब्रिटिश सिस्टम में आता है, इसको ध्यान रखना। और सी जी एस क्या है? सी जी एस क्या होता है? इसको देखो, सी जी एस सिस्टम दूरी सेंटीमीटर में आएगा, और ग्राम वजन में आएगा, और सेकेंड ये हमारे पास। ठीक है, यह एक मेट्रिक सिस्टम है। क्या है? मेट्रिक सिस्टम है। और एम के एस सिस्टम, एम के एस मीटर को दूरी में मापते, दूरी को मीटर में मापते हैं, और केजी में वजन को, और सेकेंड टाइम को। यह भारत में यूज किया जाता है। ठीक है, एम के एस पद्धति, एम के एस पद्धति मीटर, केजी और सेकेंड में। और एसआई जो पद्धति रहती है, एसआई, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है ये, मोल केल्विन कैंडेला। ठीक है, यूज इन टेक्नोलॉजी साइंस, साइंस में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल में और रिसर्च कार्य में इसका यूज करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी यूनिट है उसको देख लेते हैं। टर्म्स और यूनिट। अब लेंथ की यूनिट क्या है? तो मीटर है। ठीक है, और सेकेंडरी टाइम की सेकेंड, करंट की एम्पियर, वोल्टेज की वोल्ट, और चार्ज की कूलम, पावर की वाट, और फोर्स न्यूटन, और मास केजी में तो किलोग्राम आएगा, और वर्क जूल, रेजिस्टेंस की ओम, कंडक्टेंस की मोह या सीमेन, इंडक्टेंस की हेनरी, और कैपेसिटेंस की फेरड। एमएम मैग्नेटोमोटिव एम्पियर टर्न बोलते हैं जिसको हम, इसके द्वारा एन ये बनता है एन आई से, तो एम्पियर टर्न। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कूलाम हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेवन बेस बेसिक यूनिट। ठीक है, सेवन बेसिक यूनिट जो कि बेसिक में आती है, तो ये कौन कौन से, इसको याद रखना। इन्हीं को इसको फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, इसी को मिलाकर अलग से यूनिट बनाई गई है। ठीक है, लेंथ की यूनिट मीटर होती, टाइम की सेकेंड, मास की केजी में रहती, करंट एम्पियर में, ल्यूमेंस इंटेंसिटी कैंडेला रहेगी, और टेम्परेचर केल्विन, और मेटर जो रहेगा मोल में। ठीक है, न्यूटन का नियम नियम पढ़ेंगे हम अभी। न्यूटन का नियम क्या है? फर्स्ट लॉ देखेंगे इसमें। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी। यदि वो या फिर चल रही है तो वो चलती हुई अवस्था में रहेगी। अपनी स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक उसको कहीं बाहर से बल नहीं दे। जैसे कि ये रखा हुआ है तो ये इसी तरह से रहेगा। ठीक है, जब तक कि इसको कोई उठाएगा नहीं, बल नहीं लगाएगा, और अगर ये चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा जब तक कि उसको किसी प्रकार का फोर्स ना लगे कि उसे रोक ले। ठीक है, तो ये फर्स्ट नियम बोलता है
कोई भी वस्तु जो गतिशील अवस्था में वो गतिशील रहेगी, स्थिर है वो स्थिर रहेगी जब तक उसको बाहर से कोई बल नहीं लगाता है, ठीक है। सेकेंडरी रहेगा, सेकेंड लॉ, संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती रहती है। बल के समानुपाती जो संवेग में परिवर्तन रहेगा, मास और ए, उस पर लगाए गए बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। तीसरा नियम क्या बोलता है हमें, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर में और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, जैसे कि बंदूक को गोली देते हैं हम, तो जितने स्पीड में जाएगी उतना ही वो पीछे भी खींचेगा। तो इस प्रकार से वो पीछे, जैसे हम कहीं से भी बोर्ड से हम किनारे की ओर कूदेंगे, तो जैसे हम इधर जाएंगे उतना ही बोर्ड भी हमारे पीछे की ओर जाएंगे। जैसे गेंद को पकड़ेंगे तो वो नीचे करेंगे, तो उसका हम एक कम करने के लिए जो फोर्स जा रहा है उसका, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, गतिक ऊर्जा। गतिक ऊर्जा क्या होती है, वस्तु की गति के कारण होती है, जो 1/2 mv² में आएगी, mv² में, और इसकी यूनिट जूल में होती है, ठीक है। स्थितिक ऊर्जा यह वस्तु की स्थिति के कारण होती है, वस्तु की स्थिति के कारण, पी ई बराबर mgh जूल में रहेगी, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड रहेगा इसका मान, ठीक है। स्थितिक ऊर्जा की है mgh। अब गति का समीकरण देखेंगे, अगर हमें इससे समीकरण निकालना रहेगा, तो ये प्रथम समीकरण है और ये द्वितीय समीकरण। एक समीकरण ये, इसको याद रखें, और दूसरा ये, इसको याद रखें, वी यू प्लस ए टी, यू टी प्लस 1/2 ए टी आएगा इसके में, ठीक है। तो ये हमारे पास, और तीसरा समीकरण ये हमारे पास बनता है। यहाँ पर ए से विस्थापन, ये एस विस्थापन है, और वी क्या है, वेग है ये, ठीक है। अंतिम वेग है ये वी, अंतिम वेग, अंतिम वेग है, और ये यू है प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक वेग हो गया, ठीक है। ए क्या हो गया इसमें, ए हो जाएगा इसका त्वरण, और टी हो गया टाइम। तो इन सभी को याद भी रखें आप, कि कैसा, फर्स्ट समीकरण क्या है, इस समीकरण के द्वारा न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड, देखो। 10 मीटर ऊंचाई वाले पोल पर 5 kg द्रव्यमान वाली अ, अवस्थित वस्तु में कितनी स्थितिक ऊर्जा होगी, कितनी स्थितिक ऊर्जा, तो स्थितिक ऊर्जा mgh होता है, और g का मान रहता है 9.1 या 9.8, ठीक है। तो हम करेंगे, m का मान कितना उन्होंने दिया है, 5 दिया है, इंटू 9.8, इंटू करा हमने, और मीटर ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। इसको हम हटाए तो ये आ गया, ये, तो 5 × 9, ये 98, इसमें गुना कर लेंगे हम, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 490 जूल आ जाएगा, कितना, 490 जूल आएगा इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी, नेक्स्ट ये रहेगा, 20 ग्राम वजन की एक बुलेट को 100 मीटर प्रति सेकेंड की गति से क्षैतिज दिशा में चलती है, तो बुलेट की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। बुलेट की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है mv, ठीक है। कितना मीटर है यहाँ पे, एक टू करा अपन ने, और mv² रहता है ना, v², बुलेट की गतिज, तो इसको ग्राम है, उसको केजी में हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास 0.02 इंटू 100 का डबल हम लिख लिए, इसको अपने हटाए, ठीक है। इसको हटाएंगे तो ये जीरो आ जाएगा, तो एक तो ये कट जाएगा हमारा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 100 जूल रहेगा, ठीक है। कितना, 100 जूल। मास को हम ग्राम में नहीं केजी में लेते हैं इसमें, इसको ध्यान रखना, नहीं तो आप इसी में डायरेक्टली नहीं कर देना काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ट्रेन आराम से शुरू होती है और 5 सेकेंड के लिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से
समान रूप से गति करती हैं। 5 सेकंड में ट्रेन के वेग की गणना करें। 5 सेकंड में ट्रेन के वेग की गणना करना है। तो प्रारंभिक कंडीशन में क्या था, इसकी चाल 0 थी। ठीक है। और जैसे वो बढ़ी, अंतिम वेग निकालना है हमें। अंतिम वेग तो हमारे पास क्या है, 5 सेकेंड है और एक्सीलरेशन भी 5 है उसका। एक्सीलरेशन और टाइम का गुना करा, 55 जीरो प्लस करा तो 25 मीटर पर सेकेंड उसका चल रही है अभी जो अंतिम वेग है वो। ठीक है। ये क्या है, अंतिम है और ये प्रारंभिक है। प्रारंभिक में 0 थी वो, तो इस कारण से रहेगी। ठीक है। तो ये हमें समझना है इसको। और न्यूमेरिकल करते हैं हम कुछ, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एक ट्रेन की अधिकतम गति कितनी है? एक ट्रेन की अधिकतम गति 90 किलो पर आवर है। यह 500 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। और ट्रेन की औसत गति की अधिकतम गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। औसत गति का तो देखो, कुल दूरी हमारे पास कितनी है, 500। और टाइम कितना है, 10 घंटे, तो ये हमारे पास 50। एवरेज गति इतनी है, 50। औसत गति और अधिकतम गति हमें देखना है। तो अधिकतम गति तो ये हमारे पास 90 है, और औसत गति कितनी है, 50/90 करा तो 0 से 0 काटेगी तो 5/9 आ जाएगा हमारा। ठीक है। क्या बोला है, अनुपात देखना है, औसत गति वो अधिकतम गति। अधिकतम गति तो हमारे पास दिया है 9, ये आ गया 90। ठीक है। औसत गति भी हम इससे निकाल सकते हैं। अब सेकेंड बात करते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। एक कार जो कि विरामावस्था में चल रही है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 सेकेंड में 54 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है, ज्ञात करें। इसमें त्वरण निकालना है। कार द्वारा तय की गई दूरी, मोम की कार एक समान गति से चल रही है। ठीक है। तो ये हमें निकालना है। तो त्वरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास प्रारंभिक में है उसको निकालेंगे। तो देखो, पहले तो क्या थी हमारे पास, रहेगी ये मीटर पर सेकंड में। इसको कन्वर्ट करो पहले, तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होकर ये आएगी 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसको कन्वर्ट करेंगे तो जैसे 54 है, 54 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिए। और 1 आवर को हमने 60 मिनट और 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 6×6 = 36 हो जाएगा। और 6 से इसको काट सकते हैं अपन। 6 6 6 2 12 6 13 6 24 6 36 6 7 8 6 38 6 9 की 54 9 तो 90। और इसको इससे भी काटो। ठीक है। तो 6 कम 6 और बचे कितने यहाँ पे, 3। तो 6×5 = 30। तो ये 15 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। 15 मीटर पर सेकेंड आया। अब हमें देखना है यहाँ पे कि भाई ये क्या कर रहा है, कि त्वरण निकालेंगे। तो हम 15 मीटर पर सेकेंड तो चल रही, पहले 0 थी, तो ये हमारे पास आ जाएगी 7.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरण उसका है। ठीक है। अब हम करेंगे सेकेंडरी, इसमें निकालेंगे इसको, यहाँ मान रखेंगे और इसको काट लिया तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ये रखा, टाइम 2 सेकेंड रखा, और ये रख लिया हम। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाकर वापस आती है। कुल विस्थापन, कुल दूरी हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है। तो देखो, क्योंकि बॉल अपनी आरंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है, तो नेट विस्थापन तो 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी जो जा रही और आ रही दोनों का जोड़ देंगे। 100 मीटर गई और 100 मीटर वापस आई तो 200 मीटर हो जाएगी दूरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2 सेकेंड में वह 20 मीटर चलती है, और 2 सेकेंड के पश्चात वस्तु का वेग ज्ञात करना है। ठीक है। 2 सेकेंड में वो 20 मीटर तक चलती है। तो अब हम देखेंगे इसको, एस, ये हमारे पास रहेगा। इसमें हम मान रखा 20 मीटर तक चली 2 सेकेंड में। 0 हमने मारा प्रारंभिक, 1/2 एक्सीलरेशन निकालना है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ये रहेगा हमारा इसके साथ में।
तो इसको काट लेंगे तो 2 ही बचेगा। ए 2 इधर जाएगा तो 2 से ये कटेगा तो 10, ए बराबर 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है। 2 सेकंड के बाद वस्तु का वेग, 2 सेकंड के बाद वस्तु का वेग 4 + 80। ठीक है। 0 + 10 × 2, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई रहेगी हमारी, क्या रहेगी? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, संवेग की इकाई। अब हम देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। तो W वेट होता है, तो ये M मास और G का गुना वेट रहेगा। ठीक है, मास और G। तो G का मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। स्पीड दूरी बटे टाइम रहेगा। स्पीड एक अदिश राशि। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम रहेगा। मीटर पर सेकेंड ये सदिश राशि में आता है। ठीक है। एक्सिलरेशन त्वरण रहेगा चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। ठीक है, यूनिट मीटर पर सेकेंड में आएगा। एंड सेकेंड क्या रहेगा? फोर्स, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो ये न्यूटन में आएगा। और मोमेंटम क्या रहेगा? संवेग m गुणित v, द्रव्यमान गुणित वेग रहेगा। क्या रहेगा? द्रव्यमान गुणित वेग होगा। और यूनिट क्या है इसकी? केजी मीटर पर सेकेंड। ये वेग की यूनिट है। किसकी है? वेग की यूनिट है। तो संवेग क्या है? द्रव्यमान है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूटन का पहला नियम क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम, कोई वस्तु विरामावस्था में है या चल रही है, वह अपनी स्थिति तब तक बनाए रखेगा जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। कोई भी बाहरी बल ना लगाए तब तक वो बनाए रखेगा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोलता है इसमें? न्यूटन का दूसरा नियम हम देखेंगे। अगर न्यूटन के दूसरे नियम की, तो ये हो जाएगी F बराबर ma होगी। ठीक है, दूसरे नियम के अकॉर्डिंग। तीसरे नियम के अगर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम रहता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ये रहेगी हमारे पास। ये हो गया स्टैटिक ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, ये था हमारे पास स्टैटिक वाला। अब हम आगे देखेंगे। अब हम मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में देखते हैं क्या क्या मटेरियल है, उसको पूरा पढ़ते हैं अभी हम। ठीक है। वह पदार्थ जिसमें धारा आसानी से बह जाए उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। कंडक्टर की परिभाषा पहले देखेंगे। कंडक्टर होता क्या है कि वह पदार्थ जिसमें धारा आसानी से बह जाए उसे हम कंडक्टर बोलेंगे। इट इज द टाइप ऑफ मेटल इज विच करंट फ्लो इज इजिली, उसमें क्या है? करंट इजी से, आसानी से बहती है, उसका हम कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है। अब इसके कुछ देखते हैं हम गुण क्या होना चाहिए। कंडक्टिविटी इसकी हाई होनी चाहिए। रजिस्टिविटी इसकी लो होनी चाहिए। बाहरी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 3 से कम रहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बैंड विथ लेस फोर्स विद देयर न्यूक्लियर, इसमें इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियर में आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के क्लासिफिकेशन में देखते हैं हम कि क्या 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 रहता है। तो सॉलिड कंडक्टर रहता है एक हमारे पास, जो कि सिल्वर से, एल्यूमिनियम से और कॉपर से, ब्रास से और सोने से और आयरन से बनाया जाता है, जो एक सॉलिड में रहेगा। ठीक है। सॉलिड के जो नाम दिया है मैं अलग अलग, उसका आप पढ़ लीजिए। उसके बाद रहते हैं लिक्विड कंडक्टर में रहेगा। लिक्विड में अर्नेनियम और मरकरी हो गया। उसके बाद कॉपर सल्फेट हो गया। ये इसका फार्मूला याद रखना कॉपर सल्फेट का, CuSO4 एंड H2SO4। ठीक है। और ग्लासेस कंडक्टर, तो हीलियम हो गया, आर्गन हो गया और नियोन हो गया। क्या है? हीलियम, आर्गन और नियोन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास
प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो उसका रजिस्टिविटी कैसे होना चाहिए? लेस होना चाहिए, जितनी कम हो सके उतनी कम होनी चाहिए, उतना बेस्ट कंडक्टर कहलाएगा वो। ठीक है। कंडक्टिविटी इसकी हाई होनी चाहिए, जो आइडियल रहता है उसकी इन्फिनिटी कंडक्टिविटी हम मानते हैं। ठीक है। गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, कि मैकेनिकल उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होना चाहिए ताकि उसको हम अच्छी जगह और स्पान अधिक यूज कर सके। ठीक है। खींचने योग्य होना चाहिए, डक्टिलिटी होना चाहिए ताकि उसको हम अगर खींचते हैं तो टूटे ना। ठीक है, भंगुर ना हो, और वो उसको सहन कर सके। मेबल, चादर बनाने योग्य होना चाहिए, अगर उसको हम पीटते हैं तो उसका थोड़े चादर के रूप में वो होनी चाहिए। ठीक है। और उसका कास्ट की अगर बात करें तो कम होनी चाहिए, कास्ट कम रहना चाहिए, और इजीली अवेलेबल होने चाहिए, और लेस वेट होना चाहिए, मतलब वेट कम होना चाहिए इसका। ठीक है। वेट कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर के आइटमिक नंबर अगर हम बात करते हैं तो 47 आता है। क्या आ रहा है? 47 है सिल्वर की। बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक है ये, कंडक्टिविटी इसकी 98% है। 100% नहीं है, पूरा आइडियल नहीं कहेंगे इसको हम, लेकिन सबसे बेस्ट सिल्वर। ठीक है। इसकी कास्ट हाई होती है, और कांटेक्ट पॉइंट पर यूज करते हैं हम सिल्वर का। जो कांटेक्ट सर्किट ब्रेकर हो गया, उसमें कॉपर का यूज करते हैं, लेकिन जो रिले रहती है उसके कांटेक्ट के लिए यूज करेंगे। ठीक है। यूज इन रिले या सर्किट स्मॉल कैपेसिटर में यूज करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर में हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉपर। इसके आइटमिक नंबर कितना है? 29। उसके क्या था? 47। और Cu हम शॉर्ट फॉर्म में इसका यूज करते हैं। चांदी के बाद यह दूसरे नंबर पर चालक आता है। ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो ये 90% आती है, और वो कितना था? 98%। ठीक है। 47 आइटमिक नंबर। गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सामर्थ्य इसकी अच्छी है। ठीक है। हाई कॉस्ट इसकी भी हाई है, और यूज इन वाइंडिंग, वाइंडिंग के जैसे कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, मोटर की वाइंडिंग, जनरेटर की वाइंडिंग इसी से करते हैं। ठीक है। वायर्स में करते हैं, केबल में भी करते हैं, और आर्थिंग में भी इसका यूज हम करते हैं। ठीक है। मोर स्पेसिफिक ग्रेविटी, मोर स्पेसिफिक ग्रेविटी 8.739 मीटर पर सेकेंड में आ गया। ठीक है। मोर वेट पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है? मोर वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इकाई आयतन के लिए ज्यादा वजन होता है। कैसा होता है? इकाई आयतन के लिए इसका वजन ज्यादा रहता है। आसानी से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध भी नहीं है ये, एक ये समस्या है। ठीक है। वजन ज्यादा है, उसके बाद ज्यादा उपलब्ध नहीं है। हाई स्पार्क वैल्यू समय के साथ खत्म हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम तीसरे नंबर पर देखेंगे, एल्यूमिनियम के बारे में देखते हैं। एल्यूमिनियम होता क्या है? एल्यूमिनियम के आइटमिक नंबर की बात करें तो ये 13 रहती है। उस कॉपर की कितने थी? कॉपर की 29। और सिल्वर की कितनी थी? 47। ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो इसकी हो जाएगी, देखो, इसकी कितनी थी? 90% थी, और इसकी 89% और इसकी 60% कॉपर। ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स 13 है, और न्यूट्रॉन इसमें 14 रहते हैं। ठीक है। इसमें यांत्रिक शक्ति कम होती है कॉपर की तुलना में। ठीक है। यांत्रिक शक्ति कम रहती है, इसलिए हम इसके साथ में स्टील का यूज करके SCSR कंडक्टर को बनाते हैं। ठीक है। उस पे ऊपर भी आएंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। यांत्रिक शक्ति कम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है इसकी, 2.71 ग्राम पर सीसी। ठीक है। वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज लेस। ठीक है। लो कास्ट एज कंपेयर टू कॉपर, इसका कास्ट कम है। में मेबल रहती है, चादर बनाने योग्य है ये। ठीक है। स्टील वायर को एल्यूमिनियम कंडक्टर के साथ जोड़कर, स्टील वायर को एल्यूमिनियम कंडक्टर के साथ में जोड़कर ट्रांसमिशन लाइन में हम इसका यूज करते हैं। कहां पर यूज कर रहे हैं? ट्रांसमिशन लाइन में SCSR कंडक्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक है। अंडरग्राउंड केबल वाइंडिंग
और फ्लोरोसेंट ट्यूब चौक में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। अब ब्रास पीतल, इसका काम का अंडरग्राउंड केबल में, वाइंडिंग में भी, और फ्लोरोसेंट ट्यूब चौक में भी हम यूज कर रहे हैं। ब्रास की बात करेंगे जिसे हम पीतल बोलते हैं। ठीक है। ब्रास को क्या बोलेंगे? पीतल बोलते हैं। और ये किससे मिलकर बना हुआ है? कॉपर से मिला है प्लस जिंक से मिला। ठीक है। कॉपर इसमें 67% है और जिंक 33% रहता है। ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो 48% कंडक्टिविटी रहती है कॉपर और सिल्वर की। ठीक है। ब्रास एक ऐसा मेटल है जिस पर स्पार्किंग का बहुत कम प्रभाव रहता है। पीतल के ऊपर किसका स्पार्किंग का बहुत कम प्रभाव होता है, इसका इफेक्ट कम रहेगा। ठीक है। यूज इन होल्डर में करते इसका हम कहां पर करेंगे? होल्डर में करेंगे, स्विच में करेंगे और ट्रांसफार्मर में करेंगे और कनेक्शन में करेंगे अलग अलग। ठीक है। अब देखो, आगे बढ़ेंगे। आयरन, आयरन पे आते हैं। आयरन की कंडक्टिविटी ऑफ आयरन कितनी रहेगी? कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर की 9, मतलब उसके 9 से हम भाग दे देंगे। जैसे कि मान के चलो कॉपर की 9 है तो इसकी 9 करेंगे तो ये 10% रहेगी। इससे चादर और तारे बनाई जाती है और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई है आयरन की। ठीक है। लेस कास्ट रहेगा, इट अवेलेबल भी आसानी से हो जाएगी ये। और टेलीफोन वायर में, स्विच में कवर और ढांचा या बॉडी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा गैल्वेनाइज्ड जीआई वायर। क्या है गैल्वेनाइज्ड जीआई वायर्स? जब आयरन पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो आयरन पर जंग नहीं लगता है। क्या नहीं लगता? जंग नहीं लगता है। इसे ही गैल्वेनाइज्ड आयरन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? गैल्वेनाइज्ड आयरन कहा जाता है। यूज इन अर्थ वायर, यूज इन अर्थ वायर, स्टे वायर और आवर हेल्डिंग। ठीक है। अब ये है सीसा, लेड। ठीक है। आइटमिक नंबर कितना है? 82 है शीशे का। ठीक है। इसको लेड बोलेंगे हम। शीशे पर वातावरण का प्रभाव नहीं होता है और जंग या नमी का प्रभाव भी इसके ऊपर नहीं रहेगा। यूज इन लेड एसिड सेल प्लेटों के रूप में करेंगे या फिर इसको सोल्डरिंग वायर के रूप में हम करेंगे, फ्यूज वायर के रूप में भी, और अंडरग्राउंड केबल के लिए मेटेलिक सीट बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। लेड का यूज मेटेलिक सीट बनाने के लिए भी, जो केबल बनाते हैं उसमें। ठीक है। अब बात करेंगे टीन। टीन क्या होता है? आइटमिक नंबर इसके 15 रहते हैं और इसका वातावरण प्रभाव नहीं पड़ता है, जंग का असर भी नहीं होता टीन के ऊपर। फ्यूज वायर, हम फ्यूज वायर बनाते हैं और टीन प्लस लेड का बनाते हैं। ठीक है। अब देखो, सोल्डर वायर, धातुओं पर परत चढ़ाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। टंगस्टन, इट इज द वेरी हार्ड, आइटमिक नंबर हो जाएगा 74 और इट्स हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है इसका। ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। इससे बहुत पतली चादर हम बना सकते हैं। ठीक है। इससे बहुत पतली चादर बना सकते हैं। कॉपर और निकिल का एलॉय होता है। किस किस का? कॉपर को मिलाया है इसमें, प्लस में निकिल को मिलाया। ठीक है। यह निकिल और आयरन एलॉय से भी संभव है। ठीक है। यूज इन बल्ब फिलामेंट एलेरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब होगा ये, एफ होगा ये, है ना? फ्लोरोसेंट ट्यूब। और यह हाई स्पीड स्टील में भी करते हैं। नाइक्रोम रहता है, नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है।
ये निकिल 80% इसमें मिलाते हैं और क्रोमियम को 20% मिलाते हैं। इसका यूज हम एलिमेंट को इलेक्ट्रिकल फर्नेस में और इलेक्ट्रिक केटली या इलेक्ट्रिकल प्रेशर में करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर में करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यूरेका। क्या रहा है यूरेका? यूरेका की बात करेंगे हम। इट इज द हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। कॉपर 60% प्लस निकिल 40% होता है। कॉपर 60% और निकिल 40%। इसका प्रयोग रेजिस्टेंस बनाने में किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मरकरी। इट इज ए इट इज ए लिक्विड कंडक्टर। इट इज ए लिक्विड कंडक्टर। एटॉमिक नंबर 80 रहेगा इसमें। व्हेन इट इज हेड देन इक्विप इसका उपयोग मरकरी लैंप और मरकरी आर्क और रेक्टिफायर फ्लोरोसेंट ट्यूब में करते हैं मरकरी का यूज। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे अगर हम, तो H2SO4 का यूज करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट में। CuSO4 का भी करेंगे। KOH का भी हम इलेक्ट्रोलाइट में करते हैं। ठीक है। गैसेस कंडक्टर आर्गन गैस का यूज करेंगे जो कि कंडक्टर में आता है। नियोन गैस हो गया, हीलियम गैस हो गया। बल्ब तथा ट्यूब में करते हैं। इंसुलेटर होता क्या, वो देखते हैं। इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है। अब जैसे वायरिंग इसको हम यूज कर रहे तो क्या है, इसमें करंट नहीं आएगा, इसलिए करेंगे। और जो भी कंडक्टर मटेरियल है उसके ऊपर हम क्या करेंगे कि इंसुलेशन उसके ऊपर चढ़ाएंगे, तो वो क्या, हमें शॉक नहीं लगेगा। ठीक है। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है और इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसका ऋणात्मक टेम्परेचर इफिशिएंसी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से शक्तिशाली बल द्वारा बंधे होते हैं। अपने नाभिक से शक्तिशाली बल द्वारा बंधे होते हैं। सॉलिड की अगर मैं बात करता हूँ, सॉलिड इंसुलेटर तो मार्बल हो गया, चीनी मिट्टी हो गया। चीनी मिट्टी का यूज हम जैसे इंसुलेशन और डिश का इंसुलेशन बनाने के लिए अलग अलग चीनी मिट्टी का यूज कर रहे हैं। ठीक है। बेकेलाइट और कांच सॉफ्ट नरम रहता है इंसुलेशन। जो रबर रहता, माइका रहता, माइका का यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि कम्यूटेटर के बीच में हम इंसुलेट करने के लिए रख रहे हैं। ठीक है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। और लिक्विड क्या होगा, लिक्विड इंसुलेटर होगा तेल। लिक्विड इंसुलेटर तेल होगा ऑयल। वार्निश, वार्निश से इसका हम बनाते हैं। फॉस्फर ऑफ इंसुलेटर, फॉस्फर ऑफ इंसुलेटर, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। कैसा रहेगा, प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए। यांत्रिक शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। जंग रोधी होना चाहिए और नमी भी रोधी होनी चाहिए। और ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा वोल्टेज लेवल एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है। ये वातावरण प्रभाव को कम होना चाहिए। वातावरण का प्रभाव भी इसके ऊपर कम होना चाहिए, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, माइका। ठीक है। माइका यह एक फायर प्रूफ तथा वाटर प्रूफ कुचालक होता है। कैसा रहेगा, अग्नि विरोधक रहेगा और वाटर प्रूफ भी रहेगा। ठीक है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो बहुत अधिक होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कांस्टेंट भी अधिक होता है। और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है हाई परमेबिलिटी से होता है। और पतली शीट के रूप में हम इसको बना सकते हैं और कम्यूटेटर सेगमेंट में इसका यूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर में भी हम इसका यूज करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के स्लॉट के किनारों पर भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रबर। रबर क्या है, इसको हम देखें। यह रबर एक इंसुलेटर होता है। इसमें 5% गंधक तथा 95% रबर मिलाकर 105 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। इस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं होता, इसके ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस पर तेल व ग्रीस का प्रभाव पड़ता है। इसे वार्निश इंडियन रबर
भी कहते हैं। इसका यूज तारों पर इंसुलेशन चढ़ाने, दस्ताने बनाने और बैटरी के कंटेक्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं रबर का। ठीक है। अब क्या है? सेलेक। यह एक अच्छा इंसुलेटर है, पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। इसे लिक्विड अवस्था में भी बनाया जा सकता है। इसका यूज वार्निश बनाने में किया जाता है। माइका नीट में सीमेंट के रूप में भी इसका यूज करते हैं। खनिज तेल, इंसुलेशन ऑयल भी कहते हैं हम इसको, खनिज तेल को। आग को सौरवने की क्षमता भी होती है। और इसका यूज स्टार्टर, ट्रेंच, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, ऑयल सर्किट ब्रेकर को गर्मी कम कर देता है ये। ठीक है। लेदराइट, इसे खराब खराब रुई से बनाया जाता है। यह तेल का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका उपयोग मेटल के स्लॉट में इंसुलेशन करने तथा वाइंडिंग के काम में करते हैं। वाइंडिंग के काम में करते हैं। आर्थ क्लॉथ, एम्पायर कपड़ा, इससे कॉटन के कपड़े को वार्निश में डुबोकर तैयार करते हैं। इस पर तेल, ग्रीस, नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मशीन के स्लॉट में लेदराइट के साथ नीचे रखने में करते हैं, इसको हम नीचे रखने में करते हैं। और इनेमल, यह एक पतला द्रव्य होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक मशीन में करेंगे हम। और वाइंडिंग इंसुलेटेड करने तथा उन्हें आपस में बांध कर रखने के लिए भी किया जाता है। रुई रेस कॉटन का है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। बेकेलाइट के बारे में हम देख लेते कुछ। ठीक है। यह काले और भूरे रंग का पाउडर होता है बेकेलाइट, जिसे साँचे में डालकर एक रूप प्रदान किया जाता है। और इसका प्रयोग स्विच और होल्डर और सीलिंग रोज में किया जाता है। और चीनी मिट्टी, पोर्सिलिन बोलते हैं जिसे, है नहीं। कॉलिन और हिटजेंट और क्वार्ट्ज का मिश्रण है ये। फायर प्रूफ होता है और इस पर पॉलिश करते हैं जिससे पानी का प्रभाव कम होता है। और इसका यूज इंसुलेटर किट केट फ्यूज में हम करते हैं चीनी मिट्टी का। ठीक है। एस्बेस्टस, इसका रंग सफेद होता है और ये भी फायर प्रूफ होता है। इसका केमिकल प्रभाव नहीं होता इसके ऊपर और नमी सोख लेता है। इसका उपयोग फ्रेश ओवन, इलेक्ट्रिक केटल और सर्किट ब्रेकर में भी इसका हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह एक सिंथेटिक होती है। इस पर नमी, वातावरण तथा रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव कम होता है। यह पतला होता है और लचकदार होता है। यह ज्वलनशील होते हैं तथा तेल में घुलनशील होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तारों पर इंसुलेशन चढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। ग्लास कांच, यह एक पारदर्शी कुचालक होता है। इस पर नमी, तेल, ग्रीस तथा रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। इसकी यांत्रिक शक्ति कम होती है। यूज्ड इन बल्ब, मरकरी लैंप, ट्यूब, ओवरहेड इंसुलेटर, ग्लास, वुड और जैसियर में भी इस्तेमाल करते हैं। यह हेड लॉस को कम करता है। हेड लॉस को कम करता है। इबोइनेट, ये लकड़ी जैसा काले रंग का पदार्थ होता है। इसमें गंधक की मात्रा 30% से 50% तक रखते हैं। और 70 डिग्री सेल्सियस तक की यूज कर सकते हैं हम। और बैटरी के कंटेनर मेटर फ्रेम बनाने में हम यूज कर रहे हैं। और फाइबर का यूज हम करेंगे। आग का प्रभाव कम होता है और आसानी से काटा जा सकता है तथा इसमें आसानी से होल किए जा सकते हैं। इससे वायरिंग में पैनल बोर्ड बनाने में हम इसका फाइबर का यूज करते हैं। गुट्टा पर्चा, इसकी प्रॉपर्टी रबर के जैसी होती है। इससे
पर पानी का कोई प्रभाव नहीं होता है और ये केबल का यूज की जाते हैं, उन केबलों में यूज की जाती है जहाँ पानी में डूब रहे हैं। नेक्स्ट पेपर है। सूखा कागज एक अच्छा इंसुलेटर होता है। तेल में डुबाकर इसे ऐसा बना दिया जाता है जिससे ये नमी को ना सोखे, और इसे वाइंडिंग में इंसुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह सस्ता होता है। इसका प्रयोग पेपर टाइप कैपेसिटर बनाने में भी करते हैं। लकड़ी एक ड्राई वुड अच्छी इंसुलेटर होती है। इस पर नमी तथा आग का प्रभाव पड़ता है। इस तेल या वार्निश उपयोग करके लो वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। वाइंडिंग के बोर्ड बनाने में वुड के खंभे, लेड एसिड बैटरी सेपरेटर बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस की बात करते हैं अगर हम, तो ये काले रंग का तारकोल जैसा पदार्थ होता है। कैसा है? तारकोल जैसा पदार्थ होता है ये। इसका उपयोग वार्निश बनाने में करेंगे और केबल इंसुलेशन में भी करते हैं। इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ माइका के कितने हैं? 40 से लेकर 200 केवी पर एमएम तक रहते हैं। वल्कनाइज्ड इंडियन रबर की 30 से लेकर 50 केवी पर एमएम रहेगा। बेकेलाइट 20 से लेकर 25 केवी तक रहेगा। और ये हमारे पास रबर 10 से लेकर 25 केवी पर एमएम में रहेगा। और ये हमारे पास हो जाएगा एम्पायर क्लॉथ, 10 से लेकर 25 केवी पर एमएम रहेगा। और नेक्स्ट रहेगा हमारे पास ट्रांसफार्मर ऑयल, जो 40 से 50 केवी पर एमएम में है। और पोर्सिलिन हमारे पास रहेगा, पोर्सिलिन 10 से 20 केवी पर एमएम रहता है। और ग्लास की बात करता हूं मैं, तो ग्लास हमारे पास 40 केवी का रहेगा, फाइबर 10 का। और कॉटन 3 से 8 केवी पर एमएम। और सिल्ट पेपर, और ये है, इसको भी आप देखें। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हम अलग अलग मटेरियल को देखेंगे। इसको हमने कैटेगरी वाइज बांटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, YAEBF सी है जो कि 180 से ऊपर, 90 सबसे कम वाई। इसमें कॉटन, पेपर, लकड़ी, पीवीसी आ गया इसमें। और 105 डिग्री सेल्सियस स्टैंड करेगा वार्निश तेल में भिगी हुई रुई। और ये करेगा 120 डिग्री सेल्सियस एनेमल्ड वायर। और 130 ग्लास, फाइबर और माइका। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 155 पोर्स पॉलीस्टीम वार्निश। 180 ग्लास, सेरेमिक और माइका। और उससे ज्यादा वाला सेरेमिक और माइका वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हम अभी सेमीकंडक्टर पे आ गए हैं। 1 मिनट में देख लेता कितना बड़ा हमारा लेक्चर हो गया है। देखो, 1 घंटे से अधिक का वीडियो हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको यहीं तक करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आता है तो अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। आप जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, मेरे से जितना हो सके मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। तो आपका भी यही फर्ज है कि आप भी, आपसे जितना हो सके वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।